हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सामान्य ज्ञान के घटना चक्र टू बुक के जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 नंबर का होगा। ठीक है, तो इसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें से 6 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं आपको प्ले लिस्ट भी बना दी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखिए, आपका पेपर जो है 18 ही फरवरी को श्योर है, हो ही जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं है, जितना भी आप पढ़ लिए उसको रिवाइज करते रहिए, और जो टॉपिक बाकी है उसको जल्दी से पढ़ लीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कहें कि जुलाई 2023 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी 17वें वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये आपको बताना है, भारत का जो है कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो है ऑप्शन जो है आपके कुछ गलत दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एक को हटा लेते हैं, तो 126वां स्थान है। कितना भी 126वां स्थान है जो है। ठीक है, तो 126वां स्थान जो है वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 126। ठीक है, कुल देश से जो है कितने भाग लिए थे, 163 में। ठीक है, तो भारत को जो है 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे जो है ये आइसलैंड जो है पहले स्थान पे है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आइसलैंड पहले स्थान पर है। और इसको जारी कौन करता है, इंस्टीट्यूट फॉर द इकोनॉमिक्स एंड पीस है। ठीक है, तो ये जो है आप इसको जारी करने वाला है IEP। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं आपको देखा जाए 101वां संविधान, सॉरी 101वां स्थान किस में प्राप्त किया गया है, ये आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है भारत का जो है 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं 2022 में कौन सा स्थान था, 107वां स्थान था, 107वां स्थान था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ इंडेक्स हैं जो आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे वैश्विक नवाचार सूचकांक में, तो कितने, भारत का 40वां स्थान है। ठीक है, 40वां स्थान है। और वैश्विक और जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का जो है 80वां स्थान है। ठीक है, वहीं सिंगापुर जो है पहले स्थान पर है। ठीक है, इसके पहले जो है जापान था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में 53वां स्थान है। ठीक है, सॉरी 57वां स्थान है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं प्रेस सूचकांक में कितना है, 161वां स्थान है। ठीक है, और वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2023 में 126वां स्थान है। ठीक, तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक, तो ये यहाँ पे ऑप्शन गलत है, तो 126वां स्थान ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। आपको बताना है कि उसमें से सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। कहें कि लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, सीतापुर, हरदोई। बताइए, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लखीमपुर खीरी जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। ठीक, तो क्षेत्रफल में आपका ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये 7,680 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, वर्ग किलोमीटर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। वहीं आपसे सबसे छोटा पूछ लिया जाए तो हापुड़ है। क्या भी, हापुड़ क्षेत्रफल में। ठीक है, हापुड़ जो है सबसे छोटा जनपद है। ठीक, तो ये ध्यान रखिए, इसका जो है क्षेत्रफल कितना है, 660 वर्ग किलोमीटर है हापुड़ का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश का पूरा आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल कितना है, तो भाई ये आपका 2,40,928। ठीक है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर जो है उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, और भारत में जो है ये चौथे स्थान पर आता है। कितना, अगर परसेंटेज में आपसे पूछा जाए तो कितना भाई, 7.33%। याद रखिएगा, ये शायद 2018 वाला जो पुलिस में आया था उसमें आपसे पूछा गया था कि भारत का जो है, सॉरी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 7.73। ये चौथे नंबर पर आता है। ठीक, पहले नंबर कौन आता है, राजस्थान, जिसका कितना है क्षेत्रफल, 10.4% है। ठीक, फिर दूसरे पे मध्य प्रदेश 9.98% है, और तीसरे पे महाराष्ट्र है 9.36%, मतलब 9.36% है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, करें कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। बताइए, यहाँ पे आपको बताना है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए,
वैसे तो आपकी सबसे बड़ी जनजाति कौन है भारत की, पूछा तो भील है। क्यों भाई भील है, लेकिन आपको यहाँ भील ऑप्शन में ही नहीं है, तो आप कौन सा फिर इसमें लगाएंगे। इसमें आपका सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, गोंड जनजाति समूह। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ए नंबर राइट हो जाएगा। अगर भील ऑप्शन में रहेगा तो भील लगाएंगे, क्योंकि आपको जनसंख्या दृष्टि से जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, भील है। ठीक है, अगला करेंगे निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, कोयला सोनभद्र में पाया जाता है, बलुआ पत्थर मिर्जापुर में पाया जाता है, सिलिका बालू, देखिए बालू जो है इलाहाबाद में जो है गंगा के किनारे काफ़ी मात्रा में निकाली जाती है, तो ये भी आपका राइट है। कह रहे हैं कि यूरेनियम झांसी में, ये गलत कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं, डी नंबर ही आपका राइट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। ये देखिए यूरेनियम जो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ललितपुर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ललितपुर। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं। देखिए ये प्रश्न हम कह रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंस है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप सुने होंगे MS स्वामीनाथन का नाम। ठीक है, हरित क्रांति के क्या है, हरित क्रांति के ये जनक है। ठीक है, इन्हें कहा जाता है MS स्वामीनाथन का। तो इनका निधन हो गया है भाई। करेंगे 28 सितंबर 2023 को डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया। वह क्या थे, आपसे पूछा था, मतलब वो क्या थे। करें कि कृषि वैज्ञानिक थे, राजनीतिक थे, लेखक थे, अर्थशास्त्र थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनके बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी हाल में इनका 28 सितंबर को जो है 2023 में मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा, ये कृषि वैज्ञानिक थे। कौन थे, कृषि वैज्ञानिक, जिन्हें हम भारत के हरित क्रांति के जनक कहते हैं। भारत के, अगर विश्व को पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग हैं। ठीक है, वो विश्व के अमेरिका के हैं, लेकिन भारत के जो है ये MS स्वामीनाथन थे। ठीक है, तो इनके ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंस प्रश्न हो जाता है। तो यहाँ इनके बारे में कुछ जान लेते हैं, कहाँ इनका जन्म हुआ था। देखिए, MS स्वामीनाथन का जो जन्म हुआ था, ये इनका जन्म कहाँ हुआ था अभी, 7 अगस्त 1925 में। 1925 में जो है ये कुंभकोणम में, मतलब ये तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक, तो इनका जन्म जो है कुंभकोणम में, तमिलनाडु में जो है 7 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, और इन्हें जो है पूछा जाता है, इनको प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार भी इन्हीं को मिला था 1987 में। ठीक है, प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार। देखिए, इनसे सभी संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उनको तैयार करना है। तो 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार जो है विजेता थे। ठीक है, और इन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भी 1971 में भी दिया गया था। ठीक है, और अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार भी 1986 में मिला था, और पद्मश्री जो है 1967 में मिला था, पद्म भूषण जो है 1972 में मिला था। ठीक है, और ये जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में भी कार्य किए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये 1960 से 1970 के दशक में जो है ये हरित क्रांति जब आई थी, तो इन्होंने इनका बहुत अहम भूमिका रही, जिसमें जो है गेहूँ, चावल आदि में जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्पादन बढ़ा, जिससे भारत में जो है खाद्यान्नों की संख्या बढ़ी। आज भारत जो है विदेशों भी क्या कर रहा है, निर्यात कर रहा है। नहीं तो हमारे यहाँ गेहूँ तक नहीं होता, तो हम अमेरिका से मंगवाते थे। जब पाकिस्तान और चीन से युद्ध हो गया था, वो भारत और पाकिस्तान से जब हो गया था, तो अमेरिका ने क्या कर दिया था, गेहूँ ही देना बंद कर दिया था। तो उस पर भारत के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया था। लेकिन ये जब 1967 में जो हरित क्रांति आई, तो भारत जो है खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंस है, काफ़ी ये भारत के लिए गौरव की बात थी MS स्वामीनाथन के बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये कहाँ है भाई, देखिए यूपी स्पेशल के इसमें काफ़ी आज प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट में। तो ये कहाँ है, ये झांसी में है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे C नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था। देखिए, गुप्त काल में गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो इस समय जो है इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे, काफ़ी इनकी सल्तनत मजबूत थी। तो बताइए भी यहाँ पे क्या कहा जाता था उन्हें, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उन्हें दिनार कहा जाता था, और चांदी को रुपया कहा जाता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। करें कि डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है, आपको बताना है कि डायनमो ऊर्जा जो है परिवर्तित करता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ राइट हो जाएगा, कौन सा भी, C नंबर राइट हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2023 में इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023
में किस भारतीय को इंटरनेशनल एमी डायरेक्टोरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किन्हें किया गया है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एकता कपूर को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगर उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 80 सही हो जाएगा 8 वर्ष। तो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि है 8 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए पहले जो है ये पद धारण की अवधि 6 वर्ष थी। कितनी वर्ष? 6 वर्ष थी, लेकिन 2012 अधिनियम 2012 के अनुसार इसकी अवधि कितनी कर दी गई? अब 8 वर्ष कर दी गई। ठीक, तो 8 वर्ष ध्यान रखिएगा। करके डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता के लिए। अगला है यानी कि अक्टूबर 2023 में भारत के पहले जैव विविधता अनुवांशिक सिल्क टेक पार्क का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो ये कहाँ किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? ठीक है, तो देखिए सूचियां जो हैं आपकी 3 है। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य सूची में किसका उल्लेख है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ये पुलिस। ठीक है, पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। और यही देखिए विद्युत, वन, शिक्षा, ये किसके हैं? समवर्ती सूची का है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए शिक्षा पहले राज्य सूची का था, इसे जो है अब जो है ये समवर्ती सूची का बना दिया गया है। तो शिक्षा वाला बहुत पूछता है, तो ये ध्यान रखिएगा। वन भी, विद्युत भी आपकी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, कुछ जो है पूछे जाते हैं। देखिए आपसे पूछता है कि नागरिकता किस संघ सूची का है? तो ये आप बताएंगे संघ सूची का। ठीक, नागरिकता हो गया, परमाणु, बीमा, शेयर बाजार, बैंक, सेवा कर, ये आपके किस में आएंगे? संघ सूची के अंतर्गत। राज्य सूची में कौन आता है? जैसे पुलिस हो गया, भूमि हो गया, लोक स्वास्थ्य हो गया, सिंचाई, गैस, मनोरंजन। ठीक है, ये आपके किस में आएंगे? जो कि ये इंपॉर्टेंस है, यही पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये राज्य सूची के विषय है। समवर्ती सूची में कौन आएगा? शिक्षा, वन, जनसंख्या नियोजन, नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, विद्युत, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, ये इसमें आएंगे समवर्ती सूची में। आइए देखते हैं अगला है। कहने के निम्न में से कौन सा विकलांग व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। तो कब मनाया जाता है? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 दिसंबर को जो है विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न कहने की रक्त समूह ओ कहलाता है, तो आपको बताना है रक्त समूह ओ कहलाता है सर्वदाता, सर्वग्रहणकर्ता या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो क्या कहलाता है भाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर्वदाता कहलाता है। ठीक है, तो ठीक, तो रक्त समूह 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन? ए बी और ओ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक, तो और ए बी क्या होता है? ए बी रक्त वर्ग क्या होता है? सर्वग्राही होता है। ठीक, और सर्वदाता कौन होता है? ए। ठीक है, और कार्ल लैंड स्टीनर जो है ये रक्त समूह की क्या किए थे? खोज किए थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है? तो बताइए, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा किस में होता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घी। ठीक है, तो घी में, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए घी थोड़ा सही, लेकिन आप घी जरूर खाया करिए। ठीक है, तो घी जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा आहार है। अगला प्रश्न है, कहने कि लिंगराज मंदिर अवस्थित है। बताइए लिंगराज मंदिर आपको बताया था पिछले वीडियो में। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो कहाँ है ये? ये आपका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये भुवनेश्वर में है। ठीक है, कहाँ है? भुवनेश्वर कहाँ है? ये उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस मंदिर की शैली अगर पूछा जाए तो ये नागर शैली में है। किसमें? नागर शैली में है।
ये देखते हैं अगला है, कह रहे हैं कि सितंबर 2023 में संपन्न वर्ष की चौथी और अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता यूएस ओपन 2023 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीत लिया है अभी? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये सर्बिया के जो हैं, ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के हैं, ठीक। तो इन्होंने जो है पुरुष एकल वर्ग का चौथा जो ग्रैंड स्लैम है, अंतिम होता है, उन्होंने ये ए नंबर जो है नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। और इन्होंने किसको परास्त किया है? रूस के डैनिल मदवेदेव को पराजित किया है, ठीक है। और वहीं अगर महिला में पूछा जाए तो किसने जीता है? कोको, ये है कोको गॉफ, ठीक है। कोको गॉफ ने जो है बेलारूस की एरिना सवालेंका को पराजित करके ये जो है यूएस ओपन जो है जीत ली है, ठीक। महिला में कोको गॉफ को याद रखिएगा और पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच को। अगला चलते हैं, कहेंगे महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ है? ये आपको बताना है, कहाँ स्थापित है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा, बिठूर में। कह रहे हैं कि दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी? कई बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा, तो ये किसने अपनाया था? राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है अपने प्रतिद्वंदियों के प्रति ये अपनाया था, ये बाबर थे, सॉरी बलबन थे, बलबन ने अपनाया था, तो ठीक। तो बी नंबर सही हो जाएगा, बलबन ने जो है रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ये कहाँ है भी? राइट आंसर हो जाएगा, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड जिनेवा में जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है, ठीक है। तो ये इसकी स्थापना जो है 1919 में की गई थी, ठीक है। और 187 देश जो है इसमें शामिल है। कहें कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए ये आपको पता है? देखिए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 35 वर्ष। वहीं राष्ट्रपति का भी पूछे तो 35 वर्ष, ठीक है। वहीं आपका राज्यपाल का पूछे तो 35 वर्ष। वहीं आपका किसका पूछ ले भाई, प्रधानमंत्री का पूछ ले तो ये 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। देखिए उपराष्ट्रपति आया है तो आपको इनके अनुच्छेद भी याद रखना है। उपराष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 63, ध्यान रखिएगा, कितने में? 63 में। और इनका जो है आपसे पूछा जाता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये आप बताएंगे, उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और ये किस आर्टिकल में है? 64वें आर्टिकल में है, ठीक है। और 65वें आर्टिकल में क्या है? 65वें अनुच्छेद में है, इसमें जो है उपराष्ट्रपति के कार्य का वर्णन है, ठीक। तो ये ध्यान रखना, सभापति वाला जरूर ध्यान देना, कई बार परीक्षा में आया है। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? बताइए भाई, राजकीय पुष्प कौन सा है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पलाश जो है, ये जो है राजकीय पुष्प है, ठीक है। अगर राजकीय पक्षी पूछे तो आप जानते हैं क्या होता है? सारस होता है, ठीक है, सारस है। और राजकीय वृक्ष कौन है? अशोक, जिसे सीता अशोक भी कहते हैं, ठीक है। क्या वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में कौन है? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर एस सोमनाथ है, ठीक है। तो ये आपका ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा। ये जो है किसके स्थान पर आए हैं? डॉक्टर के सिवान के स्थान पर, ठीक है। यानी संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, तो आपको बताना है संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो अगर पूछा जाए इस समिति के सदस्य कितने हैं, तो ये 22 हैं। कितने हैं? 22 हैं, ध्यान रखिएगा। 7 सदस्य जो है राज्य से आते हैं, राज्य से, और जो 15 हैं, 15 सदस्य हैं, ये कहाँ से आते हैं? लोकसभा से होते हैं, ठीक है। 15 लोकसभा से, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी, ये आपको बताना है। तो ये कब हुई थी? कहाँ हुई थी? तो ये राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इलाहाबाद, मतलब प्रयागराज में, ठीक है। तो इसे जो है 1917 में
स्थापित किया गया था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। अगला है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद है। आपको बताना है सबसे साक्षर इसमें कौन है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर जो है उत्तर प्रदेश का सबसे साक्षर जिला है। ठीक, तो यहाँ साक्षरता दर कितनी है? 80.1% है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे साक्षर आपका गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, ये आपको अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि सबसे निरक्षर कौन सा जिला है, तो ये आपका श्रावस्ती है। यहाँ 46.74% जो है साक्षरता दर है। ठीक है, तो सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है? श्रावस्ती, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर उत्तर प्रदेश की साक्षरता कुल पूछे तो 67.7%, ध्यान रखिएगा। वहीं आपकी मेल जो है 77.3%, और वहीं पर फीमेल जो है कितने पढ़ने? 57.2%। ठीक है, तो ये आपको डाटा याद रखिएगा। और आपसे पूछे कि लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का 912 है। ठीक है, और जनघनत्व कितना है? 829 है। चलिए आगे चलते हैं। कहते हैं उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है भाई? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आगरा में है। ठीक, आगरा में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर सही हो जाएगा। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। अगला है, कहते कि ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भारत का दुग्ध उद्योग से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। कहते टेटनिस का कारण होता है। टेटनिस का कारण क्या होता है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लास्ट्रीडियम। ठीक है, जीवाणु के कारण। ठीक है, तो ये यहाँ पे ए नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। उपचार है तो इसको डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में से लाभान्वित जिला नहीं है। नहीं वाला आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, अंबेडकर नगर है, आजमगढ़ लाभान्वित होता है, संत कबीर नगर, लेकिन देखिए बस्ती नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नहीं वाला हमको बतलाना था। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए कौन कौन से हैं जो जिले जो हैं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से लाभान्वित होते हैं। तो ये आपका गोरखपुर है, आजमगढ़ है, संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर है। ठीक है, और इसकी लंबाई हिसाब से पूछा जाए तो 91.35 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई। अगला कह रहे हैं कि भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? मतलब सबसे पहले बनने वाली जो है कौन सी है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, दामोदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये जो है कब स्थापित की गई? तो 1948 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये जो है दामोदर नदी घाटी जो है परियोजना भारत सरकार द्वारा की जो है स्वतंत्र भारत की सर्वप्रथम बहुउद्देशीय क्या थी? नदी घाटी परियोजना थी। अगला देखते हैं। कह रहे हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन सा दर्रा है। तो कौन सा भी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिपकिल्ला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, अगला है, भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो किसकी है भी? तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात राज्य की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही हो जाएगा। गुजरात राज्य की जो है तटरेखा सबसे लंबी है। कितनी है? 1214.7 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात की सबसे बड़ी है, वहीं गोवा की सबसे छोटी है। कुल 9 राज्य तटीय राज्य हैं। ठीक है, अगला है, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो ये बताना है आपको। देखिए 23 जून 1757 की जो है प्लासी का युद्ध हुआ था, जो कि प्लासी का युद्ध जो है बहुत ही इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो ये कब किनके बीच हुआ था भाई? यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। देखिए इसमें जो है मीर जाफर
जाफर जो है ने जो है क्या कर दिया कि भाई ये जो है धोखा दे दिया था किनको, सिराजुद्दौला को, ठीक। तो इसने जो है सेना सेना का संरक्षक था ये, तो सेना नायक था, लेकिन इसने जो है सेना लड़ने के लिए आदेश ही नहीं दिया, जिस कारण से यहाँ पर सिराजुद्दौला की क्या हो जाती है, हार हो जाती है, और बाद में जो है इसको क्या बनाया जाता है, बंगाल का नवाब। अगर ये धोखा न दिया होता तो बंगाल का कुछ दूसरा ही नज़ारा रहता, लेकिन इसके कारण से जो है सिराजुद्दौला को धोखा मिल जाने के कारण अंग्रेजों से हार का सामना करना पड़ा, और बाद में जो है मीर जाफर को क्या कर दिया गया, बंगाल का नवाब बना कर दिया गया, लेकिन इसको कितने कुछ दिन के लिए फिर इसको हटा दिया गया। तो मतलब अंग्रेजों का क्या था, उनका काम बन जाए बस, तो काम अपना बन गया, उनको थोड़ी देर के लिए लालच देकर इनको बना दिया, फिर इनको क्या कर दिया, हटा दिया। तो यही उनकी राजनीति थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगला है। देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहने कि रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का संग्रह है। देखिए आपसे पूछा जाता है गीतांजलि किसने लिखा है, तो आप बताएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर को। और रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार, जो कि भारत के प्रथम साहित्य में प्राप्त करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता थे, रविन्द्रनाथ टैगोर कब पाए थे, 1913 में, ठीक है। ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है, साहित्य में। तो ये कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि संग्रह किसका है, तो ये सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, ये कविताओं का संग्रह है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, गीतांजलि के लिए जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार भी मिला था, और 1913 में, और पहले भारतीय थे साहित्य में प्राप्त करने वाले, ठीक है। कई बार आपसे ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में। कहें कि गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी, तो ये कब किए थे भी, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा 1917 में, ठीक है। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक। तो ये साबरमती नदी के किनारे पर बसाए थे, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कहें उस्ताद, अगला प्रश्न है, कहने कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है, तो ये इनका किस वाद्य से संबंधित है, ये राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो ये तबला वादक थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। और सितार वादक कौन थे, बहुत पूछा जाता है, ये पंडित रविशंकर थे, ठीक है। और सरोद वादक कौन थे, अमजद अली खां, अमजद अली खां। और बांसुरी, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंस है, बांसुरी वादक कौन थे, हरिप्रसाद चौरसिया थे, ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक। तो यहाँ पे उस्ताद जाकिर हुसैन किससे संबंधित है, ये तबला वादक थे, ठीक है। तो इस प्रकार आपके पूरे हो जाते हैं, ठीक है, आपके 38 प्रश्न, ठीक है। ठीक है, तो आप ज़्यादा आपके पास समय नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 38 दिन है लगभग, तो ये आपको जल्दी से जल्दी आप जो है कोर्स आप जो बाकी है उसको पूरा कर लीजिए, ठीक है। तो जीएस में जो चैप्टर रखे गए हैं, देखिए सिलेबस तुरंत उसका टॉपिक करिए और सर्च करिए, कहीं से नोट से, किताब से, यूट्यूब से, कहीं से भी उसको आप जल्दी से जल्दी कवर कर लीजिए, और जो कवर किया है उसको अपना रिवाइज करिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।